हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विविकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र में आंसर बनाकर कैसे लिखें, बहुत ही जबरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो अर्थशास्त्र में भी आंसर बना के अच्छे से लिखे बेहतरीन नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बताते हैं कैसे आपको अर्थशास्त्र में नंबर जो है मिलेगा और आंसर बनाकर कैसे आपको लिखना है, उसका कुछ टिप्स कुछ तरीका आपको बता देते हैं जिससे आप बेहतरीन नंबर से पास हो जाए। अभी आप अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं जिसके आधार पे जो है आप अच्छे नंबर से जो है पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके आधार पे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले पे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो उसमें बना के कुछ लिखने के होता नहीं है। इसमें क्वेश्चन दिया रहता है, जो भी आपको लगे कि इसमें सही है आप उसमें टिक मार सकते हैं। नहीं अगर आपको आता है तो तुक्का तो मारेंगे ही, छोड़कर आएंगे नहीं, ठीक है, लिखकर जरूर आएंगे कुछ ना कुछ। अब बात करते हैं यहाँ से, जो आपका मेन लिखने वाला पॉइंट है, यहाँ से कहानी शुरुआत होती है। 3 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन है औसत की गणना किस प्रकार की जाती है। जो औसत आय होता है उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, इसको आंसर को लिखना है। लिखने से पहले दोस्तों कुछ रूल हैं, कुछ नियम है, उनको समझ लीजिए तो बहुत फायदा होगा आपको। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। पहला पॉइंट, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कॉपी कैसे चेकिंग होती है और कॉपी में जो नंबर मिलता है वो किसके आधार पे मिलता है ये भी अच्छे तरीके से पता है। उसी के आधार पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं कैसे अपनी कॉपी को आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप बढ़िया नंबर पाने वाले हैं, नहीं अच्छी है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अपने कॉपी में आप जो है डायग्राम का प्रयोग करिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे कोटेशन होते हैं, कुछ ऐसे फ्लो चार्ट होते हैं, उनके प्रयोग करने हैं, कोटेशन का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग करने से आपका नंबर जो है बढ़ जाता है, नहीं स्मार्ट हो जाता है आंसर, और नंबर उसमें जो है आपका प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है, तीसरी बात ये है कि अगर जो है आपको राइटिंग अच्छी नहीं है, डायग्राम बनाना नहीं है, तो थोड़ा साफ साफ अपनी कॉपी को लिखिए, क्योंकि आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। साफ साफ लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, उच्चारण बहुत लोगों का गलती हो जाता है। तो इन सब बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। कभी कभी हमें छोटी छोटी जो बातें होती है बड़ा दुख दर्द देती हैं, तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखिए, ये भी आपको कहीं की समस्या पैदा करेंगे। इसलिए अभी समझिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जिससे मान लीजिए कोई गलत हो गया है क्वेश्चन आंसर, तो आपको ऐसे काटना नहीं है, ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। ऐसे काट दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको बस नॉर्मल ऐसे काट देना है। अगर गलत हो गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ भाई गलत कट गया है, इसने पूरा ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। ऐसे काटोगे दिक्कत हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और अपने आंसर को प्रेजेंट करना। तो सबसे पहले अपने कॉपी में सबसे पहले लिखना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। जो भी प्रश्नोत्तर नंबर रहेगा आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए 11 है तो 11 डाल देंगे, इसके बाद अंडरलाइन कर देंगे और फिर आपको यहाँ पे एक हेडिंग बनानी है, औसत आय, ठीक है। यहाँ पे लिखना है औसत आय। क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना काम तो पहले करना है, जितना काम कर लेंगे तो आधा काम तो यही हो गया, ठीक है। अच्छे से बढ़िया से लिख के अंडरलाइन कर लीजिए। फिर इसके बाद अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे अभी समझे नहीं आ रहा क्या लिखेंगे, तो आइए बताते हैं कैसे क्या लिखेंगे। औसत समझ में आता है, नहीं समझ आता कोई बात नहीं। आय समझ में आता ना, आय इनकम, पैसे की बात हो रही है। इनकी गणना की बात हो रही है कि आय की गणना कैसे की जाती है, ये हमें समझना है। अब देखिए औसत का मतलब कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है, देखिए कोई भी एक क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए आपका गांव है, आपका कोई क्षेत्र है, वहां पे जितनी जनसंख्या होती है, ठीक है, जितनी जनसंख्या होती है और जितने लोग को आय प्राप्त होती है, ठीक है, कुल आय में क्या करते हैं, जितनी आय होती है, ठीक है, कुल आय में जो वहां की जनसंख्या होती है उस जनसंख्या से भाग दे देते हैं, फिर जो है औसत आय प्राप्त हो जाता है। तो आपको इतना काम करना है ऐसे समझ के कि जो औसत आय होता है उसमें जिन क्षेत्रों की जैसे आय हो गया, ठीक है, आय हो गया, फिर इसके बाद जितनी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। अब जनसंख्या में इसको डिवाइड करते हैं तो फिर इसके बाद जो है निकलता है हमारा क्या, प्रति व्यक्ति आय, यानी जनसंख्या में हमें औसत आय पता चल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपना लिख के थोड़ा सा उसके बारे में लिख देंगे कि जो है फार्मूला लिख देंगे और उसके बारे में लिखेंगे कि औसत आय से तात्पर्य होता है कि जब कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो औसत आय प्राप्त होता है। इतना लिख के अपना काम
काम कर लीजिए, काम आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए लिखा है अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा बताइए। अब अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा बतानी है। आप सभी लोग बाजार तो गए होंगे ना, बाजार सभी लोग जाते हैं, पर डे जाते हैं बाजार। अब यहाँ पे पहला काम क्या करना है, पहला काम वहां पे आपको करना है कि इसका प्रश्नोत्तर नंबर जो है, जो भी प्रश्नोत्तर नंबर है, प्रश्नोत्तर नंबर लिख लेना है और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है, हेडिंग डालना है बाजार। ठीक है, और फिर इसके बारे में आप लिखना है। अब बाजार होता क्या है देखिए जरा, जब आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में क्या होता है, बाजार एक स्थान होता है जहां पे क्रेता होते हैं, क्रेता मतलब होता है आपका यहाँ पे खरीदने वाला, और विक्रेता होते हैं। ठीक है, विक्रेता होते हैं और विक्रेता का मतलब बेचने वाला। ये दो प्रकार के लोग होते हैं। इन्हें कुछ लोग होते हैं खरीदने वाले, कुछ लोग होते हैं बेचने वाले। तो मार्केट है क्या, मार्केट मतलब बाजार एक ऐसा स्थान होता है जहां पे क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं और वहां वस्तुओं और सेवाओं का जो है लेन देन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं या फिर वस्तु खरीदते हैं, बेचते हैं। इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर सकते हो। समझ आ रहा होगा शायद, मुझे जहां तक उम्मीद है आपको। अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा है वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है, 3 नंबर मिलेगा। अब वाणिज्यिक बैंक नहीं समझ में आ रहा क्या लिखे, ठीक है, तो बैंक तो समझ में आता होगा, बैंक में आप जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, बैंक समझ में आ रहा होगा। अब वाणिज्यिक बैंक क्या है, तो कोई बात नहीं, बैंक समझ में आ गया ना। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, उससे पहले वही काम करना है, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर लिख के इसके बाद लाइन करना है, फिर यहाँ पे लिखना है वाणिज्यिक बैंक हेडिंग डाल देना है और फिर इसके बाद अब लिखने की प्रक्रिया शुरू करनी है। पहले इतना काम कर लेना है, जब आप इतना काम कर लोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, आगे आपका आंसर और स्मार्ट होता चला जाएगा। ठीक है, भले से आप बना के लिख रहे हो लेकिन एग्जामिनर को लगे कि भैया बच्चे ने स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखा है। लिखने का सही तरीका क्या है, आप हेडिंग बना लीजिए अच्छे से, प्रश्नोत्तर नंबर अच्छे से लिख लीजिए और फिर उसके बारे में लिखना शुरू करिए। अगर हो सके फ्लो चार्ट, डायग्राम इनका प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। अर्थशास्त्र में पूरा 100 में 100 नंबर मिल सकता है अगर आपको जैसे डायग्राम आता है, डायग्राम आता है, आप डायग्राम बना लीजिए, आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आता है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, 100 में 100 नंबर मिलने का अर्थशास्त्र में चांस होता है। ठीक है, अब बैंक में क्या लिखेंगे, तो बैंक में लिखेंगे भैया देखो सिंपल सी बात यह है कि बैंक वो होता है जहां पे लोग जाते हैं। ठीक है, लोग जाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं। तो हम जो वाणिज्यिक बैंक वो क्या है, वाणिज्यिक बैंक में वो बैंक होते हैं जिनमें लोग खाता खुलाते हैं और अपना पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, उसी को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। जैसे के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। ये सब क्या है, वाणिज्यिक बैंक हैं, मतलब इसे व्यवसायिक या व्यापारिक बैंक के नाम से जाना जाता है। तो आप इनमें ऐसे लिखिए, बैंक के बारे में ले देंगे तभी को जो है आपको काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बात करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे अस्फीति अंतराल क्या होता है। अब देखिए अस्फीति अंतराल के अगर बारे में बात करें तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अस्फीति कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप इसमें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे वही काम करना है, प्रश्नोत्तर नंबर, हेडिंग डालना है और अस्फीति अंतराल, फिर इसके बारे में लिखना है। इतना काम पहले कर लेनी है, फिर लिखना शुरू करना है। अब क्या लिखेंगे, अब स्फीति लिखा हुआ है यहाँ पे, अंतराल मतलब समझ में आता है। अंतराल भाई कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई दूसरी वस्तु है, इसके बीच में कितना अंतराल है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ जाइए आप, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा पैदा हुआ है, दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों बच्चों के बीच में कितने समय का अंतराल है, जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, उस टाइप समझ लीजिए जुड़वा बच्चों में कितने समय का अंतराल है, 5 मिनट 10 मिनट का अंतराल है, कितने समय का अंतराल है, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर कोई जो है एक वस्तु उत्पादन हुई है, दूसरी वस्तु उत्पादन हुई है, तो उनके बीच में दूसरी वस्तु जो उत्पादन हुई है कितने समय का अंतराल है, अंतराल समझ में आगे, गैपिंग हो गया। अब बात करते हैं अस्फीति का क्या होता है। तो देखिए अव मतलब होता है कम होना, स्फीति समझ में कोई बात नहीं, अव कम होता है कम होना। अब कम किसकी बात हो रही है, देखिए जब कोई वस्तु उत्पादन की जाती है तो अगर वस्तु की मांग ना हो, ठीक है, तो मांग जब ना हो तो मांग क्या हो जाएगी, मांग नहीं हुई, मांग कमी हो जाएगी, है ना। सिंपल सी बात ये है भाई, डिमांड किसी वस्तु की ना हो तो डिमांड कम हो जाएगी। अब अस्फीति अंतराल का मतलब ये होता है कि जो वस्तु उत्पादन किया गया है, ठीक है, जो उत्पादन किया गया है, जितनी मात्रा में उत्पादन किया गया है और जो वस्तु की मांग है, ठीक है, वस्तु की जो मांग है, इन दोनों के बीच का जो अंतराल है इसी को अस्फीति अंतराल कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि मांग में जब कमी हो जाती है, ठीक है, उत्पादन तो हो गया है लेकिन मांग नहीं है,
डिमांड नहीं है, कोई वस्तु खरीद ही नहीं रहा है, तो भैया सिंपल सी बात यह है कि उन दोनों के बीच में जो अंतराल है उसी को अस्फीति अंतराल के नाम से जानते हैं। डिमांड का कम होना अस्फीति मांग कहलाता है, आप ऐसे भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों थोड़ा थोड़ा बना के लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको आएगा आइडियाज, और आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। ऐसे आप सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ पे लघु उत्तरीय में 6 नंबर मिलेगा आपको। 6 नंबर का मतलब कम से कम 2 से ढाई पेज में आंसर प्रेजेंट करना है आपको। 2 से ढाई पेज में आंसर प्रेजेंट करना है, तब जाके 6 नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। अब सवाल यहाँ पे पूछा है कि मांग का क्या अर्थ है। मांग को जो है परिभाषित करना है। इसको परिभाषित करने के लिए सबसे पहले काम करना है, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालना है मांग का अर्थ। ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसके बारे में लिखना है, मांग वो मांग नहीं है जो आप भरते हैं। ठीक है, वो मांग नहीं जो भरते हैं लोग, वो मांग नहीं, बल्कि डिमांड है। ने किसी वस्तु की मांग हो, वो वस्तु हो गया। ठीक है, वो मांग हो गई। अब सवाल यहाँ पे मांग क्या होता है, तो देखिए, मान लीजिए आप बाजार में गए हैं वस्तु खरीदने, कोई सामान खरीदने गए हैं। वस्तु की कीमत मान लीजिए 1000 रुपये है। ठीक है, वस्तु की कीमत 1000 रुपये है, और ये जो वस्तु कीमत है इस 1000 रुपये में आप जो है, जो आप हैं, ठीक है, आपने क्या किए, आप वस्तु को 1000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार नहीं हुए। यानी जो वस्तु की मांग है, आप वस्तु की मांग कर रहे थे लेकिन 1000 रुपये में आप लेने के तैयार नहीं है, तो डिमांड नहीं है। लेकिन जो वस्तु जिस कीमत पर हो उसी वस्तु को अगर आप खरीद लेते हैं तो वस्तु की मांग कहलाती है। समझ में बात आ रही है। तो दोस्तों बस सिंपल सी बात है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना, उसी प्राइस पर आप जिस वस्तु का डिमांड कर रहे हैं, खरीद लिए हैं, उसी को हम कह सकते हैं कि वो मांग होता है। यानी जो वस्तु आप खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पर खरीद रहे हैं, वही मांग होता है। अगर आप समझ गए हैं तो लिखिए, फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि जैसे 1000 किसी वस्तु की कीमत है, कोई व्यक्ति अगर उस कीमत पर वस्तु को खरीद लेता है तो उसे मांग कहते हैं। ऐसे देखिए, लिखने के बहुत सारे शैली होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बशर्ते अंतर इतना कि आप लिखते कैसे हैं। ठीक है, आप उदाहरण देकर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए एग्जामिनर को। जब समझ जाएंगे आप तो एग्जामिनर भी समझ जाएंगे, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे तो एग्जामिनर कैसे समझा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले आप समझने की कोशिश करिए, तो आप जब प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर भी समझ पाएगा कि आपने जो लिखा है सही तरीके से लिखा है। ऐसे समझ जाएंगे। फ्लो चार्ट बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर वस्तु की यहाँ मान लीजिए कीमत है, ठीक है, कीमत है, यहाँ वस्तु है। अब वस्तु की कीमत अगर मान लीजिए बढ़ेगी, कीमत अगर बढ़ेगी तो वस्तु की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन वस्तु अगर कम होगी तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे तो अच्छा नंबर दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने का चांस होता है। ठीक है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट करके समझ के लिख सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। उपभोक्ता यहाँ पे संतुलन से क्या अभिप्राय है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको देकर जाएगा, और कम से कम 3 पेज में आंसर इसको प्रेजेंट करना है भैया। 3 पेज में आंसर लिखेंगे तब जाके पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए, लिखा है यहाँ पे, उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है, तटस्थ वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता के संतुलन को समझाइए। इसमें फिगर बनाना है, फ्लो चार्ट बनेगा, डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है अथवा करके, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लिखा है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करना है। अब बाजार में कैसी प्रतियोगिता होती है, आपको बाजार समझ में आता है, इतना समझ में आ जाता है, वेरी गुड। प्रतियोगिता समझ में आता है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई मार्केट में कोई दुकान खोला है, उसी के कंपटीशन में कोई दूसरा दुकान खोल ले उसी में, तो क्या होगा, प्रतियोगिता हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई एक दुकान खोला है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ये भी ए वस्तु है, बेच रहा है, तो दोनों सेम दुकान है। ठीक है, अब यहाँ पे एकाधिकार प्रतियोगिता हो जाएगा, मतलब एक ही दुकान खुला है तो एकाधिकार प्रतियोगिता हो जाएगा। लेकिन अगर यही दुकान सब पूरा यही दुकान हो जाए, ठीक है, एक प्रकार का हो जाए, तो यहाँ पे बहुअधिकार प्रतियोगिता हो जाएगा, मतलब बहुत से दुकान खुले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये एक मार्केट हो गया ए वाला। ठीक है, जहां मान लो कि अगर गोल्ड बिक रहा है तो पूरा ये मार्केट जो गोल्ड का है। ठीक है, लेकिन अगर उसी मार्केट में जो है सोना भी बिक रहा है, उसी में राशन की दुकान भी है, ठीक है, उसी में जो है चार चौन फुल की दुकान है, उसी में सीमेंट का दुकान है, उसी में कपड़े का दुकान है, अब ये बहु प्रतियोगिता हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, एक मिश्रित बाजार हो जाएगी। कहने का दोस्तों ये है कि जो है यहाँ पे बाजार या फिर प्रतियोगिता बाजार के आधार पर डिवाइड करना है तो एकाधिकार प्रतियोगिता होता है, बहुअधिकार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। थोड़ा सा पढ़े होंगे तो अच्छे से प्रजन कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ के लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, बना के कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ध्यान रखिएगा 10 नंबर में 10 नंबर नहीं मिलेगा तो अगर आप लिख देंगे तो 5 तो मिल ही जाएगा भैया।
कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आओ, और कुछ ना मिलने से अच्छा है बहुत कुछ मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, कॉपी सादे कॉपी पर कुछ एग्जामिनर नहीं देगा, लेकिन अगर आप कुछ बनाकर लिखे हैं तो कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आपको आया होगा। अगर ऐसे समझ के आप लिखेंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूंगा और जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।